गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करने से पहले जो है मैं आपसे थोड़ा सा कुछ बेसिक डिस्कस जो है वो करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि एटम का साइज जो है वो हम स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जिनको जो है हम क्या बोलते हैं, शेल बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा आपसे जो है वो यही बताने का जो है वो पर्पज़ है कि आपके पास न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर आपको पता है कि ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ये दो तरीके का मोशन होता है। ठीक है, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास स्पिन मोशन। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। कि मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं इसको डिटेल में देखूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो सर्कल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और ये अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है, ये स्पिन भी करता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने सुना भी है कि जैसे हमारी सोलर सिस्टम में अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। लेकिन रिवॉल्व के साथ साथ वो अपनी एक्सिस के लॉन्ग क्या करती है, वो स्पिन भी करती है। ठीक है, तो बैटर जो लोग क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, देखा है उन्होंने टीवी में कि जब बॉल स्पिन होती है तो वो आगे भी मूव कर रही होती है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या होती है, वो घूम रही होती है। ठीक है, तो वो स्पिन मोशन का एक जो है वो एक जनरल हमारे पास जो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो है दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है आपके पास ऑर्बिटल मोशन और दूसरा क्या होता है, स्पिन मोशन होता है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आपके पास जो है वो चार्ज मूव करता है तो उसके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो मेरा पर्पज है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन का जो है वो चारों ओर घूम रहा है तो वो सर्कल में भी घूम रहा है, उसी को मैंने ऑर्बिटल मोशन बोला, और इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो है वहां पे कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि उसके पास अपना क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, वैसे ही स्पिन का क्या होगा, अपनी एक्सिस के अराउंड जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन में है, जब वो स्पिन करेगी एक एक्सिस के लॉन्ग तो उसके पास अपना क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और उसी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जो है वो हम क्या बोल देते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, क्योंकि वो वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ रखा हुआ है कि मुझे जो है ये एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ जिसके पास हमारे पास जो मैग्नीट्यूड भी हो और कुछ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो देयर आर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एज वेल एज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो दो तरीके के मेरे पास जो है मोशन है, ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन। इन दोनों का जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम होगा और मेरे पास जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। उन मोमेंटम से एसोसिएटेड जो है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में जो है वो हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, या डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली। तो इसके बाद जो है क्योंकि मैं ये थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ, ये आपको नोट्स में जो है वो मैं एक बार फिर क्लियरली जो है रीड कर दूंगा। ठीक है, तो दो मोशन है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, दोनों की वजह से क्या अराइज हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज हुआ। ठीक है, तो जो मेरे पास जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, तो मेरे पास जो म्यू टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो मेरे पास जो है वो सम होता है किसका, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का प्लस मेरे पास जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आता है कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करना हो तो आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो दोनों जो है वो जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे टॉपिक है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन एलिमेंट में कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप पेपर में लिखोगे, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और लास्ट में हम ये भी करेंगे कि नॉलेज बूस्टर। ठीक है, थोड़ा हटके जो है वो थोड़ा सा जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे एमएससी या सेट एग्जाम की केमिस्ट्री में, जिन्होंने आगे जाना उनके लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट जो है वो ऐड करूंगा उनके लिए कुछ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन पहले आपका यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कवर करूंगा कि कैसे कितना जो है वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो आपके पास दिया जाता है ऑर्बिटल प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से जो है वो ये दिया जाता है। ठीक है, अब जो है वो इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो आपको पता है कि एटम में जो है वो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स का हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ऑर्बिटल एंड स्पिन देखेंगे? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो p ऑर्बिटल है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, आपको पता है d ऑर्बिटल है, ठीक है, तो आपने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, आपने लोअर क्लासेस में बड़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है, जैसे आपके पास s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि वो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सिंगली एग्जिस्ट करेंगे। तो व्हाट अबाउट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाती है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम जो इस तरीके से बनाते हैं और एक हम डाउनवर्ड बनाते हैं। तो होता क्या है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर दो वेक्टर जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा मान लो, तो आपके पास जो है वो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में एक बात आप ये ध्यान रखना कि जब आपके पास कोई पेयर्ड सिस्टम होता है, कोई ऐसा सिस्टम आपको दे दिया जाए जिसमें एक भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या हम मैग्नेटिज्म जो डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास किसके साथ रिलेटेड है? स्ट्रिक्टली किसके साथ रिलेटेड है? ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आपको जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट जो है वो करने आने चाहिए कि कितने जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, या हम बोल सकते हैं उस केस में मैग्नेटिज्म जो है वो बहुत हाई होगा। ठीक है, तो इस केस में हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल में आपको पता है कि N-1D शेल में जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? N-1D में जा रहा है। ठीक है, चाहे वो 3D सीरीज है, चाहे वो 4D है, चाहे वो 5D है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल चांसेस मिलते हैं कि आपके पास जो है वो D ऑर्बिटल जो होता है वो क्या हो? आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हो। यही रीजन है कि आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो मैक्सिमम आपके पास जो है वो क्या शो करती हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करती हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको आता है कि बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शो पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि आपके पास जो है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर जो है वो हमें उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन रेस्ट एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में हमें जो है वो मैग्नेटिज्म इतना नहीं मिलता, क्योंकि डी ब्लॉक में जो कंपेरेटिवली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा होंगे और मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा जो है वो हमें ट्रांजिशन मेटल्स में ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका मैंने एक आपको जनरल सा आइडिया दिया कि ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू टोटल जो है वो हमें इस तरीके से मिलता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास स्पेसिफिकली कि ट्रांजिशन मेटल में जो है वो हम किस तरीके से इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपको जो है वो उसको करने से पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, हमारे पास जो बेसिकली कंपाउंड होते हैं वो दो तरीके के जनरली हमने क्लासीफाई किए होते हैं कंपाउंड्स को। ठीक है, मैं एक जनरल ले रहा हूँ, मैं भी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। एक होता है मेरे पास जो है वो डायामैग्नेटिक, और एक मेरे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि डायामैग्नेटिक वो होते हैं जब मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जीरो होंगे, तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? मेरे पास डायामैग्नेटिक होंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें जीरो नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो मेरे पास जो है वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और मोर एक्यूरेट डेफिनेशन की मैं बात करूं, ऐसे सब्सटेंस जिनको जो है, जैसे मान लो कोई मैंने सब्सटेंस लिया, ठीक है, इसको मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसमें रखा मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, मैंने अप्लाई की एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या मैं भी बोल सकता हूँ कि इस सब्सटेंस जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू जो है वो पास होने नहीं देता। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, और ये जो है वो इनका जो है वो भार जो है वहां पे कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो रिपल्शन है तो इनका जो है वो वेट क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में जो है वो क्या होगा? देखो, जब किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये सब्सटेंस क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि इसमें बड़ी सारी लाइनें ऐसे
जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इसमें से ही क्रॉस कर जाएंगे, तो मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या दी सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कुछ भी आप बोल दो। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो सिंपली आपने जो है वो इतना सा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम जो है वो आगे इसमें करेंगे कि कैसे जो है वो आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यूजी लेवल पे जो है वो आपको क्या होता है कि आपको जो फार्मूला होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, वो ये फार्मूला होता है, म्यू टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, 4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो हमारे पास जो है वो होता है, ठीक है, 4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1, ठीक है। जहां पे मेरे पास ये कैपिटल s क्या होता है, कैपिटल l क्या होता है, ये कैपिटल s है और ये कैपिटल l है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हम डिटेल में जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो इसमें आइडिया आपको दे देता हूं, ठीक है। ये जो कैपिटल S होता है ये होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कैपिटल L होता है सिमिलरली टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनके लिए ये फार्मूला प्रपोज्ड है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के लिए ये फार्मूला प्रपोज्ड है जब भी आपको म्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो यहां से आपको न्यूमेरिकल ही आएगा, तो म्यू टोटल जब आप कैलकुलेट करना तो ये अपने फार्मूला ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, ध्यान रखना कि इसमें आपको याद रखना है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें हम L की वैल्यू 0 लेते हैं, ये मतलब ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। ये L डिनोट करता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ये S डिनोट करता है स्पिन की कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो दोनों से जो हमें मिलता है, तो दिस इज द एक्यूरेट फार्मूला। लेकिन ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 ली जाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। क्यों ली जाती है, हम ऐसा मानते हैं कि ऑर्बिटल मोशन जो होता है उसकी क्विंचिंग हो जाती है, ऑर्बिटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो आपके पास जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो लिगेंड्स जिनके साथ वो कंबाइन किए होते हैं वो लिगेंड्स क्या करते हैं, इस ऑर्बिटल मोशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस मोशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ऐसा मान लो। तो एल की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगी, तो म्यू टोटल किसके बराबर आ जाएगा, 4s इंटू s+1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू टोटल इज इक्वल टू 4 को मैं बाहर ले आया, s इंटू s+1, ठीक है। और ये जो जितने भी मेरा फार्मूले हैं इनकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट होती है इनकी, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। आपको बताऊंगा जब मैं आपको चार्ट जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये यूनिट मानना आपने इसने क्या है, ये बोहर मैग्नेटॉन के टर्म्स में आंसर आता है इसका, ठीक है। तो BM आप जरूर लिखें जब भी आप कैलकुलेट करते हैं। अब इसी को जरा सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज कैपिटल एस, कैपिटल एस जो है वो मेरे पास होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एस वैल्यू, जो कैपिटल एस वैल्यू होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो कैपिटल एस होता है इसका मतलब होता है मेरे पास समेशन ऑफ, जो मेरे पास जो है वो स्मॉल एस होता है मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को समेशन होता है कि उसमें कितनी टोटल जो है वो स्पिन जो है वो मेरे पास प्रेजेंट है, एस टोटल, ये स्मॉल एस है टोटल, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, देखो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एस की वैल्यू स्मॉल स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, 1/2, यही पढ़ा है आपने। मान लो आपके सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एस की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 उसकी स्पिन होगी। तो टोटल स्पिन कितनी आएगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन यही इसी के बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। तो आपके पास कैपिटल एस की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी, कैपिटल एस की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो 1/2 कैपिटल एस की वैल्यू आई, तो आपसे मैं पूछता हूं कि जो म्यू टोटल होगा, तो म्यू टोटल को मैं म्यू स्पिन भी लिख सकता हूं क्योंकि वो स्पिन की वजह से राइज हो रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये अगर मैं इसी फार्मूले में जो है पुट करता हूँ 4s इंटू s+1, है ना, तो इसी में आप पुट कर दो 4 इंटू 1/2, ठीक है, 1/2 + 1, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इस तरीके से आ जाएगा ये 2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ जाएगा, ये √3, कितना आ जाएगा ये √3। तो √3 कितना होता है आपके पास,
1.73 के करीब होता है, ठीक है। तो 1.73 आपके पास जो है वो BM में आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इसी को हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे कि 4s इंटू एस प्लस, हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास जो है वो स्मॉल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी क्या हो जाएगी 1/2। मैंने माना कि क्लॉकवाइज ही आपने इसमें अज्यूम करने हैं। 1/2 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 माना कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने 1/2, तो टोटल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा। ये सम करना है आपने, उन टोटल स्पिन का सम करोगे तो आपको कैपिटल एस मिल जाएगा। कितना आया 1 आया, ठीक है। जब आपके पास जो है वो जब आपके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन थे, जब आपके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपके पास जो है वो टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी, देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितनी आ गई 3/2, ठीक है। जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं बोल सकता हूं कि वो कितनी आ जाएगी 4/2, ऑटोमेटिकली वो 2 आएगा। अगर आपके पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी 5/2, ठीक है, सो ऑन। तो आपके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल स्पिन में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास जो है वो कैपिटल एस की वैल्यू 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन है कैपिटल एस की वैल्यू 2/2, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है 3/2, 4 इलेक्ट्रॉन है 4/2। तो बोलने का मतलब क्या हो गया मेरे पास, सो ऑन। मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगी n/2, ये टोटल कैपिटल एस की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरे पास n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, ये सारे कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर स्मॉल n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपको मैंने फार्मूला बताया कि म्यू स्पिन, या उसको म्यू टोटल भी बोल दो, म्यू स्पिन इज इक्वल टू, मेरे पास था ये फार्मूला 4s इंटू एस प्लस 1, ठीक है, BM, हाँ 4 को बाहर भी रख सकते हैं। इसी फार्मूले में मैंने पुट कर दिया, एस को मैंने पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि टोटल एस क्या मिल रहा है मुझे, मान लो n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n/2, तो मेरे पास ये बन गया 4 इंटू n/2, एस की जगह भी कैपिटल एस की जगह मैंने भी क्या पुट कर दिया n/2 प्लस 1, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इसको सॉल्व करते हो, आप उतनी डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो जो आपके पास म्यू एस आता है वो आएगा, ये n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये आपने याद रखना है। और ये फार्मूला किसके लिए, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, स्पिन मैग्नेटिक ओनली मूवमेंट हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए जनरल ये फार्मूला था, लेकिन ये वाला फार्मूला सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए लगता है, तो इतनी डिटेल में नहीं आपको जाना है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको ये डेरिवेशन बताई कि ये फार्मूला कैसे आता है, ये भी आपको ड्राइव नहीं करना है, आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है। ये मैंने लिख दिया CTM, कॉमन टू मेमोरी, इसको रट लें भाई आप, म्यू एस इज इक्वल टू n इंटू n+2, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में आपको क्या करने पड़ेंगे, ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, ठीक है, यही बुक से बता देता हूँ आपको। देखो ये टेबल नंबर 7 दिया हुआ है आपकी मॉडर्न में, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द आयंस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। मैं आपको यही जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि उसमें से S से इलेक्ट्रॉन गए और D से भी चला गया, तो कौन सा सिस्टम हो गया 3D 0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 0। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो आपके पास थ्योरेटिकल का मतलब होता है आपने उसको फार्मूले से कैलकुलेट किया। कौन से फार्मूले से कैलकुलेट किया जी, आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, जो आपने स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपने, या टोटल मैं बोल देता हूँ, मैं टोटल मान रहा हूँ कि ऑर्बिटल की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 0 है, तो आपने इस फार्मूले से n इंटू n+2 इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो जब आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल, और ऑब्जर्व्ड होता है जो आपने एक्सपेरिमेंट करके कि आपने उस सैंपल को मशीन में डाला और वहां से जो है वो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 हैं, तो आपके पास ऑब्जर्व भी 0 आ रहा है और थ्योरेटिकल भी कितना है 0, तो आप फोकस जरा थ्योरेटिकल पे रखें पहले। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का अब आपको एक मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन, या बोल सकते हैं कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन, वो एक ही बात है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटेनियम इसका लिखें जेड एटॉमिक नंबर जो होता है वो 22 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें पहले आर्गन 3d2 4s2, ठीक है, 18 2 20 और लास्ट में ये भरा 22, ठीक है। उसके बाद आप लिखें ऐसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव 22। तो सबसे पहले एस से जाते हैं, मैं करवा चुका हूँ 2 और 1 यहाँ से चला जाएगा 3, तो मेरे पास कौन सा सिस्टम बचा है 3d1, ठीक है। फिर इसको बॉक्स की फॉर्म में लिखें आप, ठीक है, ऐसे 5 बॉक्स बनाएं डी वाले और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखें। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें 1। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गए तो म्यू टोटल कितना आ जाएगा 1 × 1 + 2, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये √3 और म्यू टोटल आपके पास कितना आ जाएगा ये 1.73 bm, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। अब बेरिलियम 3 पॉजिटिव उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो 2 जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो है वो राउंड अबाउट कितना आ जाएगा ये 2.83 आ जाएगा, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 पुट करोगे 3.87 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, कोई भी आपको वो केस दे सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको 100% जो है वो इसका ये क्वेश्चन बनता है कि आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से जो है वो कोई भी आयन आपको जो है वो दे सकता है और आपको मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डी में क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे अप टू मैंगनीज, ठीक है। तो मैंगनीज में कितने आ जाएंगे, मैंगनीज 2 पॉजिटिव में 5, तो आपके पास ये 5.92। लेकिन आफ्टर मैंगनीज जो है वहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या शुरू होना हो जाएंगे, डिक्रीज 4 3 2 1। तो वैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या करेगा मेरा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जिंक 2 पॉजिटिव में तो 3d10 होता है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव में 3d9 सिस्टम है, ठीक है। तो 3d9 सिस्टम है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखो 3d9 सिस्टम है कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो मैं सबसे पहले आपको पता है रूल जो है वो कैसे भरते हैं हम इनको, तो ये 8 और 1 9 हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे 1। तो जो ये आंसर ऊपर मैंने निकाला है कि ये इसके लिए भी आएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करके जो है वो ये सॉल्व करना और यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है वो आपको आता है, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स इसमें अगर मेरे को मिलती है तो मैं और आपसे डिस्कस जो है वो उसमें कर लेता हूँ कि कहीं एंड ऑफ द बुक जो है उसमें दी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये दी हुई है, देखो कैलकुलेट द बोहर मैग्नेटॉन द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग आयंस। ब्रैकेट में वो लिख रहा है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ही आप इसका कैलकुलेट करें। अब ये है देखो, अब ये है इसमें आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो आयरन 3 पॉजिटिव पे पहले फार्मूला लिखेंगे आप n × n + 2 bm, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब आयरन 3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5। ऑब्वियस ही बात है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो जब आप फार्मूले में पुट करोगे n × n + 2 तो 5 और 2 7 7 × 5 √35 और जब इसका √35 लेंगे तो 5.96 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर कि ये अंडर रूट कैसे निकाला, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा लास्ट में। देखो निकल 2 पॉजिटिव आयन, आर्गन 3d8 है, लेकिन बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि सर 8 है 8 पुट कर दो। भाई 8 है कैसे पुट कर दो, आपको कैसे पता लगा कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा तो 3d8 जब भी लिखा आए आपको तो सबसे पहले इसमें क्या बनाएं, बॉक्स बनाएं और फिर चेक करें कि आपके पास जो 3d8 में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए 3d8 में 2, तो 2 आएंगे तो आप इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2.828 bm। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव 3d10 सिस्टम है, तो आप इस तरीके से लिखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सिमिलरली इसने बोला कैलकुलेट द बोहर मैग्नेटॉन द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आपको फिर वही कहानी आ गई, मैंगनीज 2 पॉजिटिव 3d5 सिस्टम है, 5 पुट किया 5.96 जो है वो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली मैग्नीज 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा ही आएगा 100%। इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, आपको ये आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपने यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो इजिली बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अब रही बात कि सर ये अंडर रूट का जो है वो कैसे हम याद रखें, तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी भी जो है कैलकुलेशन के लिए आ रहा है, ठीक है, ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसमें आपने क्या करना है कि जैसे मान लो आपने किसी भी सिस्टम में आपने काउंट कर लिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए 1 आए, कितने आए 1 आए, ठीक है। आप उसको फार्मूले से इस तरीके से आप लिख दो, ठीक है, 1 × 1 + 2, तो यहाँ कितना आ जाता √3। n = 2 होता, कितना आता आपके पास 2 ×
2 + 2, ठीक है, कितना आ जाता है 2 + 2, तो 2 × 2 4, ये आता था √8, ठीक है। तो आपने क्या करना था, जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, कितना है आपके पास 1 है, तो इसका तो आपको याद ही है 1.7 जो है वो उसकी जो है वो मेरे पास वैल्यू होती है √3 की 1.73, ठीक है। आगे देखो कैसे करना है, जैसे मानो n = 2 है, तो आप उसको क्या लिखा हो 2.8 मतलब ये √8 है ना, तो √9 कितना होता है, देखो √9 होता है 3, ठीक है। तो ये आपने जो है थोड़ा ध्यान, √9 होता है 3, और आपके पास जो है वो उसके √9 होता है तो 8 9 के क्लोज है, तो इसका मतलब 3 से थोड़ा कम ही होगा 2.8। n = 3, ठीक है, 5 और 3 15, ठीक है। तो देखो यहीं से आपने याद रखना, 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.8, 3 है तो आप इसको सिंपली लिखो 3.9, 3.8 भी लिख सकते हो। n = 4 है 4.9, n = 5 है 5.9, 5.8 भी कर सकते हो 5.9, पर आप जनरली 9 में भी लिखोगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। n = 6 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6.9 है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो सिंपल डायरेक्ट आप आंसर याद रखना कि 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, उसके आगे कुछ जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलने जिसमें 100 है, मान के चल रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, तो आपने क्या बोल देना उसमें 100.9, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको जो है वो करना है कि कैसे जो है वो आप इसको ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, बाकी सॉल्व करके जो है वो आप इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो मैं आपको आइडिया जो है वो यहाँ से भी जो है वो आपको दे देता हूँ, ठीक है, कि क्या इसका मेन पॉइंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है हम उनको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू जो आ रही है, जैसे सारे जो कंपाउंड हैं सारे कैसे होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस की। अगर 0 आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमने कर ली कि वी नो द सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग ए क्लोज्ड लूप जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन। देखो ये सारा जो थ्योरी है ये आपको नोट्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ की पॉइंट जो है वो लिखने की जरूरत है। ये तो मैंने बहुत डिटेल में इसलिए बनाए हैं ताकि जैसे बुक पर्पज़ से भी जो है वो मैंने बनाया कि जैसे बुक्स लिखते हैं तो मेरा पर्पज़ इसमें यही होता है कि इसमें पूरी थ्योरी होती है, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कि म्यू टोटल, ठीक है, म्यू ऑर्बिटल और म्यू स्पिन की वजह से होता है, लेकिन मैं ऑर्बिटल मोशन को काउंट नहीं करता फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में, ओनली सेकंड और थर्ड में मुझे ये काउंट करना पड़ता है। तो म्यू टोटल फिर अलग फार्मूले से दिया जाएगा, जो फार्मूला मेरे पास ये है, ठीक है। इसी फार्मूले को मैंने आगे जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो बताया है कि कैसे आप इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे इसको जो है वो म्यू टोटल म्यू स्पिन 4s × s+1 E अपॉन, ये मेरे पास 1 bm की वैल्यू है, EH/4πmc, ठीक है, इसी को मैं जो है वो 1 bm बोल देता हूँ, ठीक है। फिर जो है वो मैंने सिंप्लीफाई किया n+2 bm मेरे पास ये होता है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, हैवी ट्रांजिशन मतलब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, और इवन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स में भी नहीं लगता, उस केस में जो है वो अलग फार्मूले हैं, ठीक है। तो वो मैं आपसे जो है वो जनरली डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको टेबल से ही बता देता हूँ क्योंकि वो छूट जाएगी। अब देखो इसमें जरा एक और बात आपने ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे जो है, ठीक है, इसमें हाँ अब आया क्लियर, देखो जैसे जैसे जो है वो मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, जैसे जैसे मैं लास्ट वाले 4-5 एलिमेंट पे आऊँगा, थ्योरेटिकल वैल्यू है मेरे पास जो है वो 5.92, इतनी मिलनी चाहिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मिली, 4.90 आती है मेरी थ्योरेटिकल, बट उससे भी थोड़ी मेरे को ज़्यादा मिल रही है एक्सपेरिमेंटली। 3.87 आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब पता क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा जब मूव करते हो, 25-26 के आगे चले जाते हो, तो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो है ना ऑर्बिटल भी देने लग पड़ता है, ठीक है, लिटिल कंट्रीब्यूशन उसमें जो है वो आती है, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत स्लाइट इंक्रीज हुआ वो उसमें रहता है। तो आपने ये ऑब्जर्व भी करना है उसमें, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा जर्नल के बारे में जो है वो आइडिया दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो थोड़ा सा और आगे जो है वो अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इसमें देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, यही फार्मूला उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और आपकी बुक में इसने थोड़ी सी बात की हुई है
ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म की बात की हुई है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात की हुई, मैं इसी के ऊपर जो है वो आ रहा हूं अब। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आपको मैं इसमें डायग्राम के तरीके से समझाना चाह रहा हूं। तो ये रहा मेरे पास, ठीक है, डायग्राम। ठीक है, अब ये बोलता है कि मेरे पास जो जितने भी सब्सटेंस मेरे पास अभी तक जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो कैसे क्लासीफाई किया जाए। ठीक है, कैसे क्लासीफाई जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया और बता देता हूँ मैं। तो देखो जो सब्सटेंस होते हैं, देखो ये चला आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपको चॉइस है, आपने आगे जाना है, इसके आगे लेक्चर देखना है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए सफिशिएंट था जितना मैंने पहले डिस्कस किया, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको डीप नॉलेज रखनी है तो थोड़ा सा आप 10 मिनट का जो है वो ये रिवाइज कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। ठीक है, सेट या नेट वट जो भी एग्जाम होता है। सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके पास जो है वो मैंने कैसे कैटेगराइज किए, एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है, एक होता है मेरे पास पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। ठीक है, इनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। कि जैसे मान लो इसमें जो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं ये वेक्टर, जो मैग्नेटिक मूवमेंट को ना मैं एक वेक्टर से इसमें दिखा रहा हूं, तो ये रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। मान लो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो मेरे पास म्यू क्या है, जीरो, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन में और नेट रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, जीरो। लेकिन इफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर भी दी, ये तब भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। किसमें, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बट अबाउट पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक में देखो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में देखो क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया हुआ। पैरामैग्नेटिक में जो है वो क्या हो जाएगा, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी रैंडम ओरिएंटेशन में होते हैं ये मैग्नेटिक वेक्टर, जिसकी वजह से नेट मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, जीरो। लेकिन जब मैं इनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उसमें ओरिएंटेशन होती है, कुछ अलाइन कर जाएंगे, कुछ डिसअलाइन कर जाएंगे। कि जैसे मान लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो कुछ इसी की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे वेक्टर, और कुछ स्मॉल वेक्टर या कुछ स्मॉल रिजल्टेंट जो है वो उनका डाउनवर्ड भी अप्लाई करता है। बट बोलने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पे नेट कैंसिलेशन नहीं होती और मेरे पास जो है म्यू की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। मेरे को कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू जो है वो इसमें मिलेगी, चाहे कोई भी स्मॉल वैल्यू मेरे को उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं, जो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर। ठीक है, अब बोलो सर कि जैसे हमने एक बार इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस सब्सटेंस को ये अलाइन करेंगे, गुड, इसका म्यू भी हमारे पास जो है वो आया। क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा तो क्या ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसे नहीं रहेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा ये दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएंगे और नेट मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेरे पास कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, मैंने लिखा इफ वी रिमूव मैग्नेटिक फील्ड देन म्यू इज अगेन इज इक्वल टू जीरो कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो हम उनको बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरे पास आता है उसके बाद जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक डोमेन क्या होते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मेरे पास फेरोमैग्नेटिक, FERRO, फेरोमैग्नेटिक है ना, इसको आप कंप्लीट लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फेरोमैग्नेटिक। एक होता है एंटी फेरो, इसके साथ एंटी लगा देना, एंटी फेरो मैग्नेटिक। और तीसरा होता है मेरे पास फेरी मैग्नेटिक। तीसरा क्या होता है मेरे पास, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, और एक और बात आप ये ध्यान रखना कि जो मेरे पास डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होते हैं इन्हीं को बोला जाता है मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे मान लो आपके पास कोई एटम है, बड़े सारे एटम है क्रिस्टल लैटिस में। अब इस एटम का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, ये आपस में इंटरेक्ट करके कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं बना रहे हैं, ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। ठीक है, जुड़ेंगे नहीं आपस में, इसका अपना इंडिपेंडेंट होगा, इसका अपना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ये आपस में ही जो है वो कंबाइन करके कोई सेकेंडरी इफेक्ट वहां पे जनरेट कर दिया, आपस में ही जो है वो ये इंटरेक्ट करने लग गए, तो फिर हम उनको बोलते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक डोमेन के बेसिस पे हम ये जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं, ये हमारे पास सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, फेरोमैग्नेटिक, एंटी एंड फेरीमैग्नेटिक। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे जी फेरोमैग्नेटिक। देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये मेरे पास जो है वो जैसे मैंने
4-5 वेक्टर इसमें बना लिए। ये जो एक स्मॉल सा जो है वो स्फीयर है, ये मैग्नेटिक डोमेन का जो है वो काम करता है, कि मतलब इसकी एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी इस मैग्नेटिक डोमेन की। और ये मैग्नेटिक डोमेन जो होता है ये हमारे पास जो है वो इंटरेक्ट करता है इसके साथ, साइड वाले के साथ, नेबरिंग जो मेरे पास जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 4-5 वेक्टर अगर एक स्फीयर में जो प्रेजेंट हो गया, हमने उसको क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डोमेन बोल दिया। तो फेरोमैग्नेटिक में देखो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, ये है इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कि इसमें जो है वो इस तरीके से रैंडमली ये प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल इनमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो की वजह से जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट ये अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड इनकी अपनी भी जनरेट कर लेते हैं, उसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता। जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये अलाइन कर जाते हैं इस तरीके से, ताकि वहाँ पे आपको जो है वो नेट रिजल्टेंट जो है वो मिलेगा। तो आपके पास जो है वो देखो क्या होता है, मैंने इसमें कुछ रिजल्टेंट जो है एक्सपेक्ट किया कि मुझे म्यू की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हाई मिलती है कि म्यू इज़ मच ग्रेटर देन जीरो, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मिलती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो जो उनकी हाई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एक्सपेक्टेड से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ, ठीक है, इनकी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो कोई वैल्यू आएगी एक्स आएगी, लेकिन वो वैल्यू इतनी ज़्यादा आई कि वहाँ पे जो है वो ये इन डोमेन की वजह से जो है, इन डोमेन्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से जो सारे अलाइन कर गए मैग्नेटिक फील्ड में, एक ही डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में ये अलाइन कर गए, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो आती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ध्यान रखना सब नाम फेरोमैग्नेटिक, फेरो मतलब ये हीरो बन गया है ना, जैसे हीरो ओ, फेरो मतलब कि हीरो, ठीक है। ये हमने एक्सपेक्ट, मैंने काम किया था कि जैसे मान लो 3 बच्चे हैं, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई 15 नंबर का पेपर डाला, मैंने एक्सपेक्ट किया कि यार 10 नंबर आने चाहिए, बट किसी बच्चे के जो है वो आपके पास आ गए बहुत ज़्यादा हाई नंबर आ गए, 15 आ गए, तो वो हीरो बन गया, वही आपके पास क्या बन गया, फेरो बन गया। ठीक है, एक होता है एंटी फेरो, तो ये भी फेरो से ही जो है वो मैं इसको कोरिलेट किया हुआ है। जैसे मान लो कुछ सब्सटेंसेस मेरे पास ऐसे थे जिनमें डोमेन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हाई जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करें। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी मिले मेरे को जिन्होंने मेरे को मैग्नेटिक मूवमेंट क्या दे दिया, जीरो दे दिया। ठीक है, अब मैंने एक्सपेक्ट किया था बच्चे के नंबर 15 में से तो मिनिमम 10 आने चाहिए, लेकिन वो नंबर आ गए जीरो। ठीक है, तो वो एंटी फेरो हो गया, मतलब मेरी एंटी हो गया भाई। ठीक है, वो नहीं पढ़ा वैसे, ठीक है, जैसे मैं उसको जो है वो समझाना चाहता था, तो वो एंटी हो गया। तो अपने ऐसे याद रखना है, फेरो और हीरो, फेरो मैग्नेटिक मतलब जिसके जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आया, एंटी फेरो मतलब जहाँ पे मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, उसने एंटी काम कर दिया। तो ऐसा तब होता है कि जब एक डोमेन ऐसे लाइन कर रहा है, दूसरा उसके अपोजिट, एक डोमेन ऊपर उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, एक अबव एक जो है वो बिलो, तो इसने क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, वेक्टर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास जो है वो फेरी मैग्नेटिक होता है। तो फेरी मैग्नेटिक में जो है वो मेरे पास क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं। ठीक है, अब ये फेरो की फ्रेंड है फेरी, ठीक है, तो इसने थोड़ी बहुत जो है इसकी मदद कर दी फेरी की, बट पूरा नहीं इसने इसको पेपर बताया। ठीक है, ये तो खुद 15 ले आया, लेकिन इसको थोड़ा बहुत बता दिया, तो ये पास हो गई इसकी फ्रेंड जो है वो फेरी। ठीक है, तो इस फेरी में एक्सपेक्ट तो मैं इससे भी ज़्यादा कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो इसका कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आया, लेकिन मैं 10 एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके 5 ही नंबर आए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मेरा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी स्टिल इट हैज़, बट इसके पास थोड़ा स्मॉल जो है वो एक्सपेक्टेड से जो है मेरे पास कम मैग्नेटिक मूवमेंट आता। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो फेरी मैग्नेटिक में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक डोमेन अब ऊपर की तरफ अलाइन किया, दूसरा नीचे की तरफ अलाइन किया। ठीक है, यहाँ पे 3rd नंबर पे मैंने इसको नीचे अलाइन किया। ठीक है, इसको जो है वो मैंने डाउनवर्ड लाइन कर दिया, इसको मैंने अपवर्ड लाइन कर दिया, इसको मैंने अपवर्ड लाइन कर दिया। तो इनका इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। बचे ये 2 मेरे पास। ठीक है, तो इन 2 की वजह से जो है कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो है वो कुछ ना कुछ वेक्टर होगा। ठीक है, इसको मेरे को जो है वो अपवर्ड बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपवर्ड बना दिया, ये डाउनवर्ड है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये अपवर्ड है तो अपवर्ड की वजह से मेरे को क्या बन जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक जो है वो सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यही इसमें जो है वो आपको क्लासीफाई किया। देखो नॉलेज बूस्टर में सब्सटेंस डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी। तो इसमें मैंने एक्सपेक्टेड था, उससे मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिली, वेरी हाई। एंटी फेरो में 0 और फेरी में तो मेरे को जो है वो एक्सपेक्टेड से लो मिली।
तो इन्हीं को मैं बोलता हूँ मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस बोलता हूँ। और जो मेरे पास ऊपर थे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इनको मैंने बोला मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस, मैंने इनको बोला। किस बेसिस पे बोला? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेबरिंग मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बीएससी में, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बनाया है, जो आगे हाई पे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, जस्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो उसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने से पहले मैं एक बार फिर इसी को आ रहा हूँ, लेकिन आपकी बुक में जो है मेरे को एक डायग्राम याद आ गई कि फेरोमैग्नेटिक, देखो आपको उसने कैसे बनाया हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मतलब उसने सारे एक ही डायरेक्शन में बनाए हुए हैं वेक्टर। मैंने डोमेन के टर्म में बात की कि मतलब इन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। एंटी फेरो में देखो एक लाइन फॉरवर्ड बनाई है, एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपको नेट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। फेरीमैग्नेटिक में देखो दो एक तरफ बनाई है, एक इस तरफ बना दी, तो ये बीच वाली इनका इफेक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी इसकी वजह से कुछ मिलेगा और इन दो की वजह से भी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैंसिल क्या हो गया, ये वाला, तो कुछ एक्सपेक्टेड से मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी, फेरीमैग्नेटिक की कम ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, इसमें एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो यही जो है वो मैं ग्राफिकली आपको थोड़ा सा और आगे जो है वो डिटेल में ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और 100% चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आए। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि कैसे जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ डील करती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, ये क्यूरी ने लॉ दिया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपका ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, एक्स बढ़ रहा है, तो टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस के लिए सबसे पहले जो है वो ये लॉ दिया गया था। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस मतलब जो मेरे पास पैरामैग्नेटिज्म को देखने के लिए, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक में ग्राफ किस तरीके से आएगा कि अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेरी क्या करेगी, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो आप देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेरी क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। और डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा जी, डायमैग्नेटिक तो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो किस तरीके से आप इसको करोगे, देखो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डायमैग्नेटिक, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ऐसे सब्सटेंसेस का क्या होगा, डायमैग्नेटिक ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा जी, पैरामैग्नेटिक को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर मान लो मैंने इसको 1/x ले लिया तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी। तो 1/x Tm जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे स्ट्रेट पासिंग लाइन थ्रू द ओरिजिन आ जाएगा। तो ये पहचानना है कि x और y एक्सिस में क्या दिया हुआ है, कहीं 1/xm तो नहीं कर दिया हुआ, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी, ठीक है। और एक साइंटिस्ट बेस हुए, ठीक है, उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया था क्यूरी लॉ को, तो वो क्यूरी बेस लॉ जो है वो बन गया था। तो उन्होंने भी क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस ओरिजिन जीरो टेम्परेचर पे ही कट करे, वो जीरो से भी बिलो कर सकती है और जीरो से अबव भी कर सकती है, ठीक है। तो उसने कुछ करेक्शन की थी वहाँ पे, जो थीटा की करेक्शन की थी, ये ठीक है, हायर स्टडीज़ वाले उनको पता है वो क्या इक्वेशन है, ठीक है। तो उस डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो फॉर पैरामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो फॉर पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। आपको पहचानने के लिए आएगा कि किस सब्सटेंस के लिए कौन सा ग्राफ होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो मैं आऊँगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड एंटी फेरो, इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है ग्राफ से। तो देखो क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें जो है वो एक्सपेक्टेडली मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर का जो है वो इतना ज़्यादा रोल इनिशियली नहीं होता। देखो होना क्या चाहिए था, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ जो था वो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। इस तरीके का जो कर्व आता है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक का कर्व है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी और इसको बोल दिया सी। तो ABC लाइन जो रिप्रेजेंट करती है टिपिकल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को जो है वो शो कर रही है। लेकिन देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अब फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो हाई होगी, मैग्नेटिज्म इसका हाई होगा। तो क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ ये ज़्यादा जो है वो, जैसे मैंने हल्का सा टेम्परेचर जो है वो इसमें जो है वो बढ़ाया मैंने टेम्परेचर, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो फॉल करना जो है वो शुरू होगी फॉल करना। तो इस तरीके से जो है किसी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है, इस पॉइंट पे बी पे। उसके बाद क्या होता है कि इस लाइन ने वैसा, इस लाइन को वैसे जाना चाहिए था डाउन,
ये जो मैंने डॉटर लाइन बनाई, लेकिन ये फॉलो नहीं करती, ये वाला पाथ फॉलो कर लेती है B2C। और ये वाला पाथ जो होता है ये होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का, जो मैंने पिछले ग्राफ में देखा। तो कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, ठीक है। पहले जो है वो स्ट्रेट जो है वो इस तरीके से जो स्टीप आएगी, और फिर ये कर्व थोड़ा फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल लास्ट में एक पॉइंट के बाद। तो ये बोलता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो एक पॉइंट आता है, एक टेम्परेचर आता है, जिसके बाद वो कैसा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। मतलब उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिज्म होता है, वो किसकी तरह हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक की तरह हो जाएगा। और इस टेम्परेचर को बोल देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जिसको TC से डिनोट करते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर अगर आपको याद रखना है कि भाई बताओ क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर ये डिफाइन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, और ये वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इस टेम्परेचर के बाद क्या शो करेंगे, इस टेम्परेचर के बाद शो करेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और क्यूरी टेम्परेचर से बिलो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होना। तो ये बड़ा चाहिए था, ये अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो थ्रू आउट तो ये बड़ा शो करता, लेकिन फेरोमैग्नेटिक है तो स्टीप इस तरीके से जो ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस तरीके का ग्राफ आएगा किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए इस तरीके का ग्राफ आता है। एंटी फेरो में क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट तो उनका जीरो ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है एक पॉइंट तक। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें तो आपको पता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। ऑर्डरली मतलब कि जैसे मान लो 4 अबव है तो 4 ही क्या होंगे, बिलो होंगे डोमेन, तो इसकी वजह से नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट है उसमें। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये डिसऑर्डर वहां पे आना शुरू हो जाएगा कि 2 ऐसे अलाइन हो गए, ठीक है, और 2 ऐसे डाउनवर्ड अलाइन हो गए, और जो है वो 2 जो नीचे वाले थे वो इस तरीके से लाइन हो गए। तो वहां पे जो है वो मेरे को जो है वो ये तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वहां पे मुझे कुछ नेट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पे डिसऑर्डरनेस आती जाएगी, रेंडमनेस आती जाएगी एक टेम्परेचर तक, ठीक है। जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पे पहुंचा तो एक टेम्परेचर के बाद ये सडन फिर से फॉल करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो है वो देखो ये वही लाइन है, ये BC वाली ही लाइन है, तो ये उसी लाइन को पाथ पे फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एंटी फेरो भी क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करने लग जाते हैं। उस टेम्परेचर को बोला जाता है नील टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोला जाता है नील टेम्परेचर। तो नील अब नील टेम्परेचर जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाएंगे, क्या बिहेवियर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि इससे बिलो जो है वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी टेम्परेचर के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है इस तरीके से, तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको कैसे जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो आपने जो है वो इतना मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मैंने आपसे जो है वो बात की, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में मैंने आपसे बात कर ली कि μSL जो है वो आपको कैलकुलेट करना है 4s × s + 1 l × s + 1 bm, ये जनरल फार्मूला है। l की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, वेरी लेस होती है। क्यों लेस होती है, क्योंकि वहाँ पे कुंचिंग हो जाती है ऑर्बिटल मोशन की, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कुंचिंग हो जाती है ऑर्बिटल मोशन की, तो वो आपके पास जो है वो l की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो l 0 हो गया, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। वही रिजल्टेंट स्पिन वहाँ पे अपने फार्मूला पुट किया n/2, तो आपके पास क्या बन गया, ये μs × n+2, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको ऐसे भी आइडिया दे दूँ कि आपके पास जो है वो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट, कि आप इस मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को आप कैलकुलेट करते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और F ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में देखो क्या होता है, आपके पास जो आपके पास फर्स्ट रो होती है, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट रो होती है उसमें ये फार्मूला लगता है स्कैंडियम टू जिंक μs × n+2 bm, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि उसमें क्विंचिंग हो जाती है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की। लेकिन सेकंड और थर्ड रो में क्विंचिंग नहीं होती, तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा 4s × s + 1 l × l + 1 bm, जहाँ पे, और ये भी ध्यान रखना कि सेकंड और थर्ड रो में आपके पास जो हम फैक्टर्स लेते हैं वो लेते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, स्मॉल एस कपलिंग, और ऑर्बिटल कपलिंग स्मॉल एल कपलिंग, जो आपको जुड़ के जो है कैपिटल एस और कैपिटल एल देती है। इसको बिठाएंगे फार्मूले में तो सेकंड और थर्ड में जो है वो मेरे को आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो है वो मेरे पास स्पिन स्पिन ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है कि जो एस और एल आया मेरे पास, ये आगे कपल करके जे बना देते हैं, ठीक है। जो टोटल एंगुलर जो है वो मोमेंटम होता है जे, इनका
इनका एस और एल के साथ आपस में करके थर्ड वेक्टर जो है उन्होंने जनरेट कर दिया जे, इसको बोलते हैं एल-एस कपलिंग, और हायर क्लासेस वाले जानते हैं इसको बोलते हैं रसल संडर कपलिंग, ये जो थर्ड वाली है। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं किस में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो उस केस में फार्मूला जो है वो आपको दिया जाता है, ये ऑल थ्री इंटरेक्शन आर कंसीडर म्यू टोटल इज इक्वल टू जी इंटू जे प्लस वन, ठीक है, इंटू बी एम। वट इज जे, जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम, इट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मतलब कैपिटल एस और कैपिटल एल का जो है वो ये सम होता है जे, ठीक है। और जे जो जी जो होता है वो लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर होता है, और लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है जी इंटू वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन और डिवाइडेड बाई टू जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू जो होती है स्पिन की वैल्यू 1/2 होती है, और एल कॉन्ट्रीब्यूशन एल में इसकी 0 जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो है ये वैल्यू जी की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, ये थोड़ा सा एडवांस है, मैंने आपको जहाँ पहले रोक दिया था वो आप वहीं पे रुकना, जो ग्रेजुएशन वाले हैं। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे एडवांस बताया ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं एफ ब्लॉक में दोबारा आऊँगा इस पर कि कैसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मैंने इकट्ठा इसलिए यहाँ पे समझा दिया ताकि आपको जो है वो थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर को साई एम, मतलब ये मेरे पास जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, कुछ डिनोट कर दिया उसने इसको वर्सेस टी, ठीक है, कि मेरे पास जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर जो है वो कैसे जो है वो इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे जो है वो हम इसको देखेंगे, ठीक है। ग्राफ में आपने पहचानना, तो मैं इसको रोक रहा हूँ वीडियो को, सॉरी पॉज करना आप, ठीक है। अब घर से फ़ोन आना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे हूँ। तो आपने जो है वो इसमें जो है वो बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है, इसको पढ़ के। तो अब आप देखो कि जो ए ऑप्शन है ये वाला कि ये बिलो, जीरो से बिलो और जीरो से अबव अगर ये कट कर रही है तो ये कौन से सब्सटेंसेस के लिए था, ये था पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूरी बेस लॉ। अब देखो साई एम मतलब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली टी के साथ, ये ग्राफ भी किसके लिए है आपके पास, पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। पूछा क्या है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, अब ये वाला भी देख लो, ये लाइन ऐसे आ रही है, ये पहले डॉटेड थी यहाँ तक और फिर इसको बोल्ड कर दिया, इसका मतलब ये वाला बिहेवियर जो है वो फेरोमैग्नेटिक, और उसके बाद इसने पैरामैग्नेटिक इसको फॉलो किया, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि आपके पास किस तरीके से आएगा, ये नील टेम्परेचर और ये क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और इस केस में ये नील टेम्परेचर है, तो नील टेम्परेचर में पहले जो है वो आपका बढ़ता है और उसके बाद जो है डिक्रीज होता है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, ये वाला जो पॉइंट होगा बी से सी तक, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, लेकिन आप इतना ही पढ़ें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड लक फॉर ऑल।